Good morning, class. Welcome back to the class of B SEM 2, and our subject is broadband communication system. And in last class we have ended on acceptance angle. Okay, we have seen already that what is an acceptance angle in your topic optical fiber as a communication channel. Now today we are moving on ray optics. Ray optics means there we will see the details about rays. Okay, there are two types of rays in fiber, meridional rays and skew rays. First of all, I want to tell you that meridional rays are not included, not giving, sorry, तो मेरिडियनल रेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है जितना स्क्यू रेज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपके सिलेबस में. बट मेरिडियनल रेज क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है. सो व्हाट आर द मेरिडियनल रेज? दीज रेज आर कन्फाइंड टू द मेरिडियन प्लेन्स ऑफ फाइबर विच आर द प्लेन्स दैट कंटेन द एक्सीज ऑफ सिमेट्री ऑफ द फाइबर. मतलब क्या, जो एक्सीज ऑफ सिमेट्री है उससे कन्फाइंड रहेंगे पैरेलली, उनको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियनल रेज. इट लाइज इन अ सिंगल प्लेन. ऑब्वियसली पैरेलली जाएंगे तो सिंगल प्लेन में रहेंगे. इट्स पाथ इज इजी टू ट्रैक एज इट ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर. अभी बताया मैंने, पैरेलली जाएंगे तो सिंगल प्लेन में रहेंगे, एंड ऑब्वियसली पैरेलली मीन्स इट ट्रेवल अलोंग द फाइबर. ओके, there are two types of, it can be classified into two, bound rays and unbounded rays. So two types of meridional rays, bound rays and unbound rays. So bound rays means क्या होता है? That are trapped in the core and propagate along the fiber axis according to the laws of geometrical optics. क्या होगा? जो कोर के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे और फाइबर एक्सिस में ट्रैवल करेंगे अलोंग लॉन्गर डिस्टेंस. एंड अनबाउंडेड रेज मीन्स दैट आर रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ द फाइबर कोर. मीन्स क्या, जो कोर के अंदर नहीं जाएंगे, रिफ्रैक्ट हो जाएंगे. आउट ऑफ द कोर जो जाएंगे वो रहेंगे तुम्हारे अनबाउंड मेरिडियनल रेज. नाम में ही हमको क्लियर हो रहा है. बाउंड मीन्स जो इंटरनल ऑफ कोर जो ट्रैवल होंगे, अंडर द कोर की जो कैविटी है उसके अंदर से जो ट्रैवल होंगे वो होंगे तुम्हारे बाउंड रेज. और जो कोर के आउटर साइड से ट्रैवल होंगे, मतलब कि रिफ्रैक्ट हो जाएंगे कोर से, रिफ्लेक्ट ना होते हुए रिफ्रैक्ट होंगे मतलब ही आउट ऑफ कोर आएंगे वो बाहर, और उनको क्या बोलते हैं हम? अनबाउंडेड मेरिडियनल रेज. Okay, if incoming light ray falls in the cone of acceptance, then internal reflection takes place inside the cable. That you know already, we have seen it in last classes, that there is a total internal reflection takes place, and the light travels along longer distance through your optical fiber cable. So when incoming light ray falls in the cone of acceptance, the internal reflection takes place inside the cable, and the meridional rays enter the core and causes internal reflection by passing through the center of the core. Okay, now some incoming light rays enter the core and passes along the axis of core. हम उनको जो इनकमिंग लाइट रेज एंटर दी कोर, जो कोर के अंदर एंटर करेंगे और पास करेंगे अलोंग द एक्सीज ऑफ कोर, उनको हम क्या बोलेंगे? बाउंड मेरिडियनल रेज. थ्रू आउट द ऑप्टिकल केबल द प्रोपोगेशन ऑफ सच रे इज अलोंग द एक्सीज ऑफ कोर. सच रेज आर कॉल्ड एज एक्शियल रेज. इन्हीं को हम एक्शियल रेज भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज अवर स्क्यू रेज. अब स्क्यू रेज क्या होता है वो देखना है हमको. ओके, these rays are confined to single plane. It is also confined to single plane, but instead tend to follow a helical type path along the fiber. ये क्या करेगा? Straight travel means through the optical cable. Some of the rays follow the helical path inside the core layer. Okay, such rays are called as skew rays. है ना? वो क्या करेगा? इसके पहले हमने देखा था मेरिडियनल रेज क्या कर रहा था? स्ट्रेट पैरेलली अलोंग द एक्सिस ट्रैवल कर रहा था. तो ये जो है ये क्या करेंगे? हेलिकल पाथ. अब हेलिकल पाथ मीन्स क्या होता है? जो हेक्सागन का जो
पाथ हम बोल सकते हैं, मतलब कोर के अंदर हेलिकल पाथ, अब गूगल पे अगर हेलिकल पाथ डालो तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हेलिकल पाथ क्या है. यू कैन सर्च ऑन गूगल इट. ओके, these rays are also confined to single plane, but instead it tends to follow a helical type path along the fiber. These rays are more difficult to track as they travel along the fiber since they do not lie in a single plane. A greater power loss arises. What skew rays means? Did you get what skew rays means? It means it is also confined to your single plane, but instead it follows a helical path inside the core layer. Okay, due to this helical path, tracking of the skew rays is difficult. Okay, at each reflection the helical path gives a change in direction of angle 2 beta. मीन्स ये आपको ध्यान में रख सकते हो, आप नहीं रखा तो भी चलेगा. हर हेलिकल पाथ जब चेंज होगा तब क्या करेगा, एंगल एक आएगा, हमको एक एंगल मिलेगा जो हमने डिनोट किया है 2 बीटा से. 2 बीटा से क्यों? क्योंकि फर्स्ट हेलिकल पाथ एक तो वो जहाँ पे इंसिडेंट होगा और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा, तो 90 डिग्री एंगल के साथ एक बार बीटा जब इंसिडेंट होगा तब बनेगा. और फिर रिफ्लेक्शन कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, सेम. इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल सेम रहेगा, मतलब एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा और सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कंबाइन एंगल कितना हो गया, 2 बीटा. The point from which helical rays comes out of the fiber depends on the number of reflection inside the cable. अब कितने पॉइंट मिले हैं हमको, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना रिफ्लेक्शन इनसाइड द केबल होगा उस पर. इवन इफ द इनपुट लाइट इज नॉन यूनिफॉर्म, स्क्यू रेज प्रोड्यूस द स्मूथिंग इफेक्ट. ओके, skew rays change the power losses when they are traveling through optical cable. So a greater power loss arises when skew rays are included in analysis that are actually leaky rays. अब leaky rays मतलब क्या होता है, नाम में ही हमको क्लियर हो रहा है ना. leaky rays मीन्स क्या होता है, these leaky rays are only partially confined to the core of circular optical fiber and attenuate as light travels along the optical waveguide. मतलब जिसमें attenuation loss होगा, ये complete confined रहेगा क्या, कोर में नहीं, partially confined मतलब आधे रिफ्रैक्ट होंगे और आधे ट्रैवल होंगे along your optical fiber cable, और उसमें जो attenuation loss होता है उनको हम बोलते हैं leaky rays. ठीक है. देन उसके बाद हमको देखना है स्क्यू रेज और मेरिडियोनल रेज. ये दो मेन इंपॉर्टेंट रेज, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं. देन उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर, ये आपका December 14 में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ. इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे आपके. सी क्या है, यूजिंग रे थेरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर योर न्यूमेरिकल एपर्चर. देखो क्या बोला है, कंसिडर द लाइट रे एंटर्स इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल बाय मेकिंग एन एंगल थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. दिख रहा है क्या, देखो वेट, ये जो है एंगल है ना, ये जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है, ये क्या है हमारा, थीटा ए. मीन्स क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा. ओके, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ए. देन क्या बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ, हाँ अभी देखा हमने, दिस लाइट रे स्ट्राइक्स टू द बाउंड्री ऑफ कोर. दिस लाइट रे स्ट्राइक्स टू द बाउंड्री ऑफ कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंड मेक एन एंगल इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल. जो रिफ्रैक्ट होके जो बनाएगा वो कौन सा एंगल रहेगा हमारा, क्रिटिकल एंगल. कहाँ कौन सा है, आप क्रिटिकल एंगल देखो क्या बोला है, फिर से मैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश आपको बताती हूँ, है ना. सी, अब जो है सी, ये दिख रहा है,
ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या बोला है, दिस लाइट रे स्ट्राइक्स टू द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इंटरफेस एंड मेक्स एन एंगल इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल। अब कौन सी है कोर एंड क्लैडिंग की बाउंड्री, ये है तुम्हारा कोर और क्लैडिंग, ऊपर इसके रहेगा क्लैडिंग, तो इसकी बाउंड्री के साथ जो एंगल बन रहा है ना, ये इंटरफेस होके ये जो एंगल बन रहा है, दिख रहा है ये एंगल, ये कौन सा एंगल है तुम्हारा, ये जो एंगल है, वेट, ठीक है, ये तो ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको पता चल गया। अब ये थोड़ा सा बेंड होके ऐसे मूव कर रहा है ना, यहाँ से देखो ये थोड़ा सा बेंड होके मूव कर रहा है, तो ये जो 90 डिग्री से जो एंगल हमारा बन रहा है, ये कौन सा है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल, मीन्स थीटा सी से हमने इसको डिनोट किया है, ठीक है, ये क्लियर है। देन दिस सिचुएशन इज शोन इन फिगर, ठीक है। n0 क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मीन्स जो ये ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है तुम्हारा, n0 एयर का, मतलब ये है 1। देन n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, मतलब इंटरनल जो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया है n1 से, मतलब ये दिख रहा है तुमको, ये जो है, ये जो इंटरनल पोर्शन है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा n1, है ना। बाहर जो था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है तुम्हारा, जो एयर का बाहर जो है 1, देन उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, उसके बाद क्लैडिंग मीन्स ये जो सरफेस दिख रहा है ऐसे ऐसे जो शेडेड पोर्शन है, ये है तुम्हारा क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तुम्हारा n2, ओके। Then now you know according to Snell's law what is, हमने देखा था Snell's law, क्या था हमारा Snell's law, n1 sin phi 1 इक्वल्स टू n2 sin phi 2 हमने देखा था। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड एंगल क्या है, ये जो है थीटा सी, ये क्या है 90 माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये विथ क्लैडिंग एक्सिस है क्या, नहीं, ये 90 डिग्री के साथ ये किया है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो क्या होगा, हमारी 30 60 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी अगर तुमको पता है ना, 30 60 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी अगर तुमको पता है, तो ये एंगल अगर थीटा सी है तो ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, ये तो एक 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की एडिशन 90 होनी चाहिए, तो ये एक जूम करके बताती हूँ मैं थोड़ा, है ना, अब दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा ट्रायंगल है ना, ये वाला हमारा ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये थीटा सी है, तो ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, ऑब्वियसली ये 90 है, टोटल होना चाहिए 180, कोई भी एंगल ट्रायंगल रहे, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट जो दो है इसकी सम होनी चाहिए 90, तो अगर ये थीटा सी है तो ये क्या होगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा सी, ठीक है, ये एंगल क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा सी, ओके, समझा। फिर अभी देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ देखो n0 साइन, अब इधर जो है n0 है हमारा एयर का, n0 साइन थीटा 0 इक्वल्स टू n1 साइन 90 माइनस थीटा सी, बट साइन 90 माइनस थीटा सी वी कैन राइट इट एज अ कॉस थीटा सी, सो ये एक इक्वेशन मिल गया, n0 साइन थीटा a इज इक्वल टू n1 कॉस थीटा c, since the value of, okay, since the value of, दिख रहा होगा शायद, okay, since the value of n0, that means refractive index of air is always we know 1, so the value of n0 theta is not dependent on n0, this is called as numerical aperture, इसी को हम क्या बोलते हैं, numerical aperture। कैसे, देखो क्या होगा, इसको हमने
n0 की वैल्यू 1, तो हमको क्या मिला, साइन थीटा ए। साइन थीटा ए मतलब क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया तो हमने यहाँ साइन थीटा ए की जगह वैल्यू पुट की, एन ए मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर, इक्वल्स टू क्या मिला हमको, n1 cos phi c। बस बट cos phi c को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला अंडर रूट phi c cos phi c को लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर phi c। ओके, तो अब हमने पुट किया एन ए में n1 इज इक्वल्स टू कॉस phi c की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर phi c, ऊपर है 1/2 मीन्स अंडर रूट है। फिर phi c इक्वल्स टू वी कैन राइट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो n1 एंड n2 के लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा phi c इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर में हमने n1 साइन phi c इज इक्वल्स टू n2 साइन phi 2। ओके, तो ये phi 2 हमको निकालना है, तो हमने क्या किया, ये phi c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड में देना भूल गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक, ओके। हाँ, ये हमने क्या किया था, एन ए पुट किया था, उसके जगह पे साइन थीटा ए बचा था सिर्फ हमारा, जो कि न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया है ना। n0 1 है वैल्यू n0 की, तो साइन थीटा ए मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर और इक्वल्स टू n1 cos phi c। फिर इसमें हमने cos phi c के जगह फॉर्मूला पुट किया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर phi c। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर phi c, तो ये पुट किया तो हमको phi c के लिए क्या इक्वेशन मिला, साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। ये कहाँ से लाया, phi c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। जैसे हमने एक बार स्नेल्स लॉ लगाया, वैसे ही सेकेंड टाइम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा हमारा, n1 साइन थीटा 1 सॉरी n1 साइन थीटा c इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। तो अब थीटा 2 अगर हमको निकालना है तो हमने क्या किया, वो वैल्यू पुट करके phi c इज इक्वल्स टू थीटा 2 नहीं सॉरी phi 2, तो phi c इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, साइन इनवर्स n2/n1 है ना, साइन इनवर्स n2/n1। तो ये वैल्यू अब साइन phi c में पुट की, साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। ओके, तो साइन phi c क्या होगा तुम्हारा, n2/n1। phi c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स n2/n1 है, तो ये वैल्यू तुम डायरेक्टली याद रखो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी है साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन इनवर्स n2/n1 ये डायरेक्टली याद में रखो। फिर साइन phi c क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से n2/n1 हो जाएगा। फिर हमने n2/n1 साइन phi c में वैल्यू पुट की, तो हमको क्या मिला, न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब क्या हो गया, अब n0 साइन थीटा है, n0 हमको ऑलरेडी पता है 1 है, na क्या हो गया हमारा साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हैं हम n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब na को अगर ये अंदर का इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या होगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 प्लस n2 एंड n1 माइनस n2, ये सॉल्व करेंगे और n1 इज इक्वल्स टू n2 अगर रहता है तो हमारा ये 2n बन जाएगा और हमको ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग इज गिवन बाय, जो डिफरेंस है वो n1 माइनस n2 अपॉन n1, जो निग्लिजिबल है तो हम n1 को निग्लेक्ट करते हैं और डेल n1, ठीक है। अब क्यों हमने n1 प्लस n2 2n किया, हमने अज्यूम किया है, या फिर अगर मान के चलो n1 इक्वल्स टू n2 रहा, जैसे एक ही मीडियम है, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू एक ही मीडियम में है, तो क्या होगा, ये ट्वाइस n हो जाएगा, ट्वाइस n। और ये तुम्हारा na का फॉर्मूला क्या बना, अगर तुम n1 की जगह n2 पुट करो या n2 की जगह n1 पुट करो तो तुमको एक ये फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो ये सॉल्व करके तुमको ये मिला। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग इज गिवन बाय, ये फॉर्मूले से हम डिफरेंस दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो डेल n1 क्या हो जाएगा तुम्हारा n1 माइनस n2, और n1 माइनस n2 की जगह अगर हमने डेल n1 पुट किया तो हमको क्या मिला न्यूमेरिकल अपर्चर का, अंडर रूट ऑफ 2n1 इंटू डेल n1, तो उसमें से n1 स्क्वायर हो गया तो n1 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर और अंदर क्या मिला n1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। दिस इज द इक्वेशन फॉर योर न्यूमेरिकल अपर्चर, और ये पूछा गया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डेल। डेल मीन्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे भी यहाँ अगर तुम वैल्यू पुट करो तो तुमको आंसर, अगर जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। एंडिंग देखो, अगर तुमको नहीं दिख रहा था तो Na की वैल्यू ये मिली, उसके बाद हमने डेल की वैल्यू, डेल मतलब क्या होता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n1 माइनस n2 अपॉन n1, n1 इधर चला गया तो क्या हुआ, डेल n1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2। हमने n1 माइनस n2 की जगह डेल पुट किया, वैल्यू डेल n1 पुट किया, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये क्या हुआ, n1 2 डेल n1 स्क्वायर हुआ, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा n1 स्क्वायर तो n1 हो जाएगा। तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिला न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए, n1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डेल। क्लियर है एक्सप्रेशन? ओके, तो इसमें जो है हमको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक न्यूमेरिकल अब यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, न्यूमेरिकल डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो न्यूमेरिकल और फिर उसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको ओरली बताती हूँ। नेक्स्ट मैं नोट्स में आपको न्यूमेरिकल्स के फोटोज़ दे दूँगी, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो क्या है न्यूमेरिकल, आप पेन और पेज पेन ले लो, या जो भी आपकी कॉपी है BCS सब्जेक्ट की वो ले लो, मैं डिक्टेट करती हूँ। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ कोर, ओके आई विल वेट फॉर अ मिनट, then I will start dictating. You can take a page and pen for noting down. Okay, वैसे भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं बेस्ड ऑन योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नोट्स में मैं प्रोवाइड करूँगी न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे फोटोज़। अब PPT में इतने सारे न्यूमेरिकल्स लेना पॉसिबल नहीं है, बट आई विल डिक्टेट वन। ओके, स्टार्ट राइटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन, एन ऑप्टिकल फाइबर has core and cladding refractive indices 1.48 and 1.46 respectively. I'll repeat. An optical fiber has coherent cladding refractive indices 1.48 and 1.46 respectively. Calculate numerical aperture Also calculate the maximum angle of entrance of light into air. Also calculate the maximum angle of entrance of light into air. Once again I am repeating. An optical fiber has coherent cladding refractive indices 1.48 and 1.46 respectively. Calculate numerical aperture. Also calculate the maximum angle of entrance of light into air. देखो क्या है अब न्यूमेरिकल। फर्स्ट है तुम्हारा कि क्या गिवन है तुमको, कोहेरेंट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ऑप्टिकल फाइबर हैज कोहेरेंट क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1.48 एंड 1.46 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किससे डिनोट किया था, n1 से, तो n1 की वैल्यू हो गई हमारी 1.48। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किससे डिनोट किया था, n2 से, तो n2 हो गया हमारा 1.46। मीन्स हमको कौन सी दो वैल्यू गिवन है, n1 इज इक्वल टू 1.48 और n2 इज इक्वल टू 1.46। राइट डाउन, n1 इज इक्वल टू 1. सॉल्यूशन में लिखो n1 इज इक्वल टू 1.48 एंड n2 इक्वल टू 1.46 और n01 है हमारा एयर का, हमको पता ही है। अब पूछा क्या है, ये गिवन है, पूछा क्या है, कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर। मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है, कितना है,
देन उसके बाद क्या पूछा है, एंगल ऑफ एंट्रांस ऑफ लाइट इनटू एयर। देखो क्या बोला है, एंगल ऑफ एंट्रांस मीन्स तुम उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो, ऑफ लाइट इनटू एयर मतलब मीडियम, एयर मीडियम में पूछा है, मतलब उसको हम कौन सा एंगल बोल सकते हैं, थीटा ए, जो हमने एक्सेप्टेंस एंगल लिया था, इंसिडेंस एंगल हमने क्या लिया था, थीटा ए, तो वो हमको कैलकुलेट क्या करना है, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड थीटा ए। तो अब फॉर्मूला क्या है हमारा, एन ए इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू क्या है, पुट करो वैल्यू, लिखो फॉर्मूला एन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 का हमने अभी डिराइव किया ये फॉर्मूला है ना, तो n1 की वैल्यू क्या है हमारी 1.48 स्क्वायर माइनस 1.46 स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आता है तुम्हारा 0.2424। ठीक है, देन एक्सेप्टेंस एंगल हमको निकालना है, थीटा ए मीन्स इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इनटू एयर। तो थीटा ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, हमने लिखा था फॉर्मूला अभी डेरिवेशन में, देखो साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर है ना, वेट ये देखो, ये जो फॉर्मूला है तुमको दिख रहा है, एन ए इज इक्वल टू एन जीरो साइन थीटा ए, एन जीरो की वैल्यू 1 है, तो थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी तुम्हारी, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, तो ये जो है तुम्हारा फॉर्मूला दिख रहा है, एन ए इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, वेट है ना, यहाँ पे भी देखो एन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, हम भी देखते हैं, जूम कर रही हूँ मैं, ठीक है अभी दिख रहा है, देखो ये क्या है, एन ए इज इक्वल टू साइन थीटा ए, दिख रहा है ये फॉर्मूला सबको दिख रहा है, सी एन ए इज इक्वल टू साइन थीटा ए, तो थीटा ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ एन ए हो जाएगा है ना, साइन इनवर्स ऑफ एन ए होगा क्या थीटा ए, एन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा ए। तो अब एन ए हमने निकाल लिया है 0.2424, तो थीटा ए क्या निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.2424, डायरेक्टली यू कैन पुट इन योर कैलसी, यू कैन कैलकुलेट आंसर, तो आंसर आता है 14.028 डिग्री। तो एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या आई हमारी, 14.028 डिग्री। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस रहेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम्स मैं नोट्स में अटैच कर दूंगी फाइल, फोटोज़ ऑफ योर न्यूमेरिकल्स इन बुक्स, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है लेकिन, ठीक है ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स क्या, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के कितने टाइप्स है और उसको कैसे डिवाइड किया है, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। तो अब ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स, वैसे ये बहुत लेंथी टॉपिक है, वेट, सो ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के मेनली इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ओके, देन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में कुछ आगे फर्दर उसको एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में फिर से दो टाइप दिए हैं तुम्हारे, स्टेप इंडेक्स फाइबर ऑप्टिक और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑप्टिक। फिर से देखो, स्टेप इंडेक्स के फिर से दो टाइप है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, और ग्रेडेड इंडेक्स
का फिर से एक डिटेल में हमको पढ़ना है मल्टी मोड। अब इसमें सिंगल मोड है ही नहीं, एक्चुअली ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में हमको यही पढ़ना है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और हमको डिफरेंस देखना है उसके बाद मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन समझ में आया। सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक्स केबल के दो टाइप की है ना, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि स्टेप इंडेक्स के फिर से सिंगल मोड और मल्टी मोड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट फाइबर ऑप्टिक के दो टाइप, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। उसके बाद है तुम्हारा, उसके बाद मल्टी मोड के देखो दो टाइप है, एक स्टेप इंडेक्स और एक ग्रेडेड इंडेक्स। और उसके बाद ग्रेडेड इंडेक्स को तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ मल्टी मोड है, बट जो स्टेप इंडेक्स है उसमें फिर से तुम्हारा दो टाइप है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, है ना। तो अब इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, एक एक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखो, ठीक है। इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या देखा हमने आज, है ना। आज हमने देखा पहले तो what is meridional rays and skew rays. Meridional rays, that are the rays which are confined to your plane where your light rays traveling, है ना। तो वो पैरेलली मतलब along the fiber travel करते हैं। मेरिडियनल रेज की दो टाइप है, बाउंड रेज एंड अनबाउंड रेज। बाउंड रेज मीन्स जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोपोगेट होते हैं प्रॉपरली थ्रू आउट योर ऑप्टिकल फाइबर केबल इनसाइड योर कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, उनको हम बोलते हैं बाउंड रेज, विच आर ट्रैप्ड, विच आर बाउंडेड टू योर कोर। ओके, अनबाउंड रेज मीन्स विच आर नॉट बाउंडेड टू योर कोर, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ द कोर ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर केबल, उनको हम बोलते हैं अनबाउंड रेज। और जो ट्रैप्ड या बाउंडेड टू योर कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल से बाउंड रहते हैं उनको हम बाउंडेड रेज बोलते हैं, और अनबाउंडेड विच आर रिफ्रैक्टेड आउटसाइड ऑफ द कोर ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर, उनको हम अनबाउंड रेज बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था स्क्यू रेज। स्क्यू रेज भी कन्फाइंड इन योर सिंगल प्लेन, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, अलोंग योर कोर पैरेलली नहीं ट्रैवल होता है। स्क्यू रेज किसे बोलते हैं, जो कि एक हेलिकल पाथ यूटिलाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू रेज। अब हेलिकल पाथ में मैं आपको दिखाई देती हूँ क्या होता है हेलिकल पाथ, है ना। वेट, okay, so these are the figures. So you can see skew rays which do not crossing your fiber axis but zigzag around the axis. See, if you see this last figure, okay, wait, if you see this figure you will feel like this is cutting your fiber axis, but this is not cutting your fiber axis. See, in this core how it is passing, how the ray is passing. First it is incident on number 1, then see number 2, then 3, then 4, then 5. Again it goes on 1, again goes on 2, again goes on 3, again goes on 4, again goes on 5, again here 1 means 6. See, ये जो है बीच में जो रहेगा तुम्हारा बीच में, ओके वेट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, है ना। देखो ये जो है बीच में जो सेंटर है ये कोर का, है ना, ये जो सेंटर है कोर का, यहाँ से तुम्हारी एक्सिस पास होगी। फाइबर एक्सिस किसको बोलेंगे हम, एक्सिस किसको बोलेंगे, जो एकदम सेंटर लाइन होगी वो सेंटर लाइन को। तो ये जो स्क्यू रेज है ये सेंटर लाइन को टच कर रहे नहीं, इसके आउटर में ये रोटेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे
तुमको लग सकता है कि ये टच कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में आउटर में रोटेट हो रहा है, ये एक्सिस को कट नहीं करता है. देन सी मेरिडियोनल रेज, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो ये तुम्हारे एक्सिस को कट करता है. लेकिन जो एक्सियल रेज है ये देखो स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट जो जाते हैं उनको एक्सियल रेज बोलते हैं. और ये है तुम्हारे मेरिडियोनल रेज, बट ये है तुम्हारे बाउंडेड रेज. जो अनबाउंड रेज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होते हुए रिफ्रैक्ट होंगे आउटसाइड दिस कोर, है ना, ये कोर के बाहर जाएंगे. अब क्लियर हुआ होगा शायद, है ना. देखो मेरिडियोनल रेज में बाउंड रेज और अनबाउंड रेज दो है, तो ये जो है तुम्हारा ये रीजन, इसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये रहेगा तुम्हारा बाउंड रेज जो एक्सिस को कट करेगा अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस जा रहा है. देन तुम्हारा अनबाउंड रेज क्या रहेगा, ये यहाँ से लाइट पास जब होगा तब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होते रिफ्रैक्ट होगा, ये बाहर नहीं जाएगा. ओके, बाहर नहीं जाएगा ये तुम्हारे क्लैडिंग के, लेकिन जो कोर है ये है तुम्हारा कोर की बाउंड्री, तो ये कोर के बाउंड्री के बाहर जाएगा और क्लैडिंग से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. लेकिन कोर के बाहर तो जा रहा है, तो लॉसेस हो रहे हैं हमारे थोड़े, तो इसीलिए ये उसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड रेज. ठीक है, अभी बाउंडेड रेज और अनबाउंडेड रेज शायद क्लियर हुआ होगा. ओके, तो पीपीटी देखना है हमको. तो स्क्यू रेज अब क्लियर हुआ है, स्क्यू रेज क्या है. उसके बाद हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर. उसमें हमने न्यूमेरिकल अपर्चर के डेरिवेशन में क्या देखा, सबसे पहले क्या था, एक रे इंसिडेंट होगा जो क्या एंगल बनाएगा फाइबर एक्सिस के साथ, थीटा ए, जो जिसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल. उसके बाद ये रे बेंड होके इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो एंगल बनेगा हमारा थीटा सी, और जो रिमेनिंग एंगल है मतलब जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी या फाई सी. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, एन जीरो साइन थीटा जीरो इक्वल्स टू एन वन साइन 90 माइनस थीटा सी. फिर उससे हमने क्या कैलकुलेट किया, एन वन की वैल्यू, एन जीरो की वैल्यू हमारी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये हमको ऑलरेडी पता था, तो उससे हमको साइन थीटा सी मतलब थीटा सी एंगल मिल जाएगा एन वन कॉस थीटा सी. क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा सी होता है कॉस थीटा सी. उसके बाद इससे हमको न्यूमेरिकल एपर्चर का इक्वेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ योर थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल एन वन कॉस थीटा सी. फिर थीटा सी की हमने कॉस थीटा सी का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी. फिर ये वैल्यू, और यहाँ पे हमको थीटा सी की वैल्यू हमको पता है. थीटा सी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हमने इसके पहले देखा था. क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या था, साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू साइन इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रेशियो टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. तो ये n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. इससे हमको थीटा सी मिल गया. फिर थीटा सी या फाई सी, हमने फाई सी कंसिडर किया. ओके, इसको हमने फाई सी कंसिडर किया, तो ये 90 माइनस फाई सी था. फिर फाई सी, ओके, तो ये फाई सी मिल गया हमको. हमने फाई सी की वैल्यू ये न्यूमेरिकल एपर्चर के डेरिवेशन में पुट की, तो हमको क्या मिला, अब साइन इनवर्स है इधर, तो साइन अगर इधर चला गया फाई सी में तो क्या होगा, साइन फाई सी इक्वल्स टू n2 बाय n1. तो यहाँ पे हमने साइन फाई सी की वैल्यू पुट की, n2 बाय n1 सॉल्व किया, तो न्यूमेरिकल एपर्चर का हमको क्या मिला इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. उसके बाद अब हमको पता है न्यूमेरिकल एपर्चर मीन्स n0 साइन थीटा ए था, तो n0 की वैल्यू 1 है, मतलब साइन थीटा ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, न्यूमेरिकल एपर्चर. और न्यूमेरिकल एपर्चर का ही अब भी हमने डिराइव किया, क्या है, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. इसको सॉल्व किया, n1 प्लस n2, n1 माइनस n2. अगर n1 इज इक्वेलेंट टू n2 है तो हमने इसको 2n1 कंसिडर करके यह वैल्यू पुटअप की, तो ये क्या हुआ तुम्हारा 2n1 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2.
देन N1 माइनस N2 विथ रिस्पेक्ट टू N1 अगर देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बोलते हैं कोर और क्लैडिंग का। फिर डेल N1 इधर चला गया तो डेल N1 इक्वल्स टू क्या हुआ, N1 माइनस N2, और ये वैल्यू N1 माइनस N2 की जगह हमने डेल पुट किया, डेल N1 पुट किया, तो ये N1 स्क्वायर हो जाएगा और N1 स्क्वायर से अंडर रूट में है तो वो क्या हो जाएगा, N1 बाहर आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू N1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल। डेल क्या है तुम्हारा, डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, और इसके बाद हमने एक डेरिवेशन भी एक न्यूमेरिकल देखा, और बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन के हमने कितने मतलब शॉर्ट में टाइप्स देखे, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। उसके बाद मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के फिर से दो टाइप है, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, जिसमें स्टेप इंडेक्स से अगेन टू टाइप्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, और ग्रेडेड इंडेक्स में सिर्फ हमको पढ़ना है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। और फिर एंड में मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स मतलब कि ये जो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है हमको। ठीक है, लास्ट, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल। तब तक आप न्यूमेरिकल्स की एक बार प्रैक्टिस कर लो, जो मैं नोट्स, या फिर हम कंटिन्यू करेंगे और नोट्स में आपको एंड में जैसे यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा तो मैं टोटल यूनिट 1 के नोट्स आपको भेज दूंगी, तब आप न्यूमेरिकल्स उसमें देख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक आप गूगल पे भी अगर देखो या कहीं और आपके पास कुछ बुक्स होंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स की आप तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।